नमस्कार। लैब असिस्टेंट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो क्लास में स्वागत और अभिनंदन। रिवाइज सिलेबस के अकॉर्डिंग जिसमें आपको 6 to 10 सेकेंडरी लेवल भी अपडेट करना पड़ेगा, उसके साथ में बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री सबको लेते हुए चलोगे तो लैब असिस्टेंट के अप्रोप्रिएट में स्पेशल क्लासें ले रहा हूँ। तो शुरू से अंत तक क्लास को बहुत अच्छे से देखना, आनंद के साथ में आनंद आ जाएगा ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन, किसी पदार्थ का 1 ग्राम मोल जब विलयन के 10 लीटर में घुला हुआ हो तो विलयन किस नाम से जाना जाएगा, है ना। आंसर करने की भी अच्छे से कोशिश करो। इस टाइप्स के विलयन को क्या नाम देते हैं, किस नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक पदार्थ का 1 ग्राम मोल, है ना, किसी भी पदार्थ का 1 ग्राम मोल है और वो 10 लीटर विलयन के अंदर घुला हुआ है तो प्राप्त विलयन किस टाइप्स का होगा। 1m विलयन होगा या n/10 विलयन होगा, m/10 होगा या m/100 विलयन होगा। जब किसी 1 ग्राम मोल को 10 लीटर में आप घोल देते हो, 10 लीटर में, तो बनने वाला सॉल्यूशन m/10 सॉल्यूशन कहलाएगा। अगला क्वेश्चन, CH3COO किस प्रकार का समूह है। ये कह रहा है कि ये क्रियात्मक समूह है, मतलब कि फंक्शनल क्रिया यूनिट है और फंक्शनल में किस टाइप्स का है। इधर की तरफ देखोगे तो COO ना, इथाइल, एथेनोइट, एस्टर, इस टाइप्स के ग्रुप बैठे हैं। मीन इस स्ट्रक्चर को देखोगे तो ये CH3, C, डबल बॉन्ड O, अगेन C और अगेन C, डबल बॉन्ड O और CH3, इस टाइप्स का ग्रुप है। और ये मिथाइल इथेनोइट, ये जो ग्रुप है, इसके साथ में कौन सा फंक्शनल क्रियात्मक, तो क्रियात्मक समूह दिखाएगा CH3COO C2H5, ये तो हो ही नहीं सकता, है ना। C2H5 तो हो ही नहीं सकता। CH2CH2CHO, तो यहाँ पे तो ऑक्सीजन कम पड़ गई। इधर की तरफ देखोगे तो इसमें भी नहीं हो सकता, इसमें देखोगे तो भी नहीं हो सकता। तो कौन सा हो सकता है, आप देखोगे यहाँ पे कौन सा ग्रुप है जो यहाँ पे स्ट्रक्चरल यूनिट शो कर रहा है। तो यहाँ पे एक भी ऐसा ग्रुप नहीं है जो इसको शो कर पाए, क्योंकि CH3COO और उसके बाद में CH3 है। तो यहाँ से कहीं से भी आप या तो OH जोड़ दो, क्योंकि ऊपर वाली स्ट्रक्चर के अंदर हाइड्रोजन देखोगे तो 6 टाइम है और इस हाइड्रोजन में देखोगे तो हाइड्रोजन तो अगेन यहाँ पे 5 टाइम हो जाते हैं। तो कहीं पे भी साइड में अगर OH ग्रुप जोड़ोगे तो वो ग्रुप यहाँ पे सही हो जाएगा, तब जाकर के एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन इंक्रीज कर जाएंगे। लीजिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया नाभिक स्नेही ना एडिशन रिएक्शन है। नाभिक स्नेही एडिशन रिएक्शन के अंदर विशेष रूप से ध्यान रखना, कहीं पे भी हाइड्रोजन साइनाइड ग्रुप होता है तो ये रिएक्शन प्रिफरेंशियली शो करती है इस टाइप्स की रिएक्शन को। तो फर्स्ट में है CH3CH सिंगल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr, और ये रिएक्शन पेरोक्साइड की प्रेजेंस में हो रही है। मीन ये एंटी मार्कोनिकॉफ रूल हो जाएगा। जानते हो ना, साइंस के हो तो अच्छे से जानते होंगे। एंटी मार्कोनिकॉफ, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल कहते हैं इसको। सेकंड है CH3CH2Cl प्लस एक्वस KOH, और ये रिएक्शन हो रही है CH3CH2OH प्लस KCl की प्रेजेंस में। यहाँ पे CH3 होल ट्वाइस COHCl। देखिए ये HCN की प्रेजेंस में जब भी रिएक्शन होती है तो ये रिएक्शन हमेशा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है। बाकी HNO3 है तो यहाँ पे नाइट्रोबेंजीन, तो ये आंसर नंबर 3 सही हो जाएगा। कोई न कोई आप एक छोटा सा वर्ड भी यूज रखना। तो नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया देते हैं। निम्न में से कौन सी रिएक्शन रीअरेंजमेंट रिएक्शन है, पुनर्विन्यास रिएक्शन है या रीअरेंजमेंट रिएक्शन है। रीअरेंजमेंट, पुनर्विन्यास रिएक्शन है। फर्स्ट में C6H6 कंसनट्रेट HNO3, उससे नाइट्रोबेंजीन का फॉर्मेशन हो रहा है। या फिनाइल एसीटेट प्लस ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनॉन, CH3CH डबल बॉन्ड CH2 HBr, तो ये रिएक्शन मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग। और इधर की तरफ देखोगे तो ये सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, ये रिएक्शन भी है। लेकिन फिनाइल एसीटेट जो होता है, उस फिनाइल एसीटेट से जब ऑर्थोपैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनॉन बनता है तो ये ओनली रीअरेंजमेंट रिएक्शन होती है, एक पुनर्विन्यास टाइप्स की रिएक्शन होती है। कार्बन परमाणुओं की सम संख्या युक्त एल्केनों के गलनांक विषम संयुक्त उच्च तर क्रमागत एल्केनों से अधिक होने का मुख्य कारण क्या होता है।
कम सम्मित ज्यामिति या अधिक सम्मित ज्यामिति, कम सम्मित ज्यामिति और सघन क्रिस्टल जालक या अधिक सम्मित जाल और उसके साथ कम सघन क्रिस्टल जालक। तो कोई भी कम कार्बन श्रृंखला का जो एल्केन है उसकी तुलना में जो उच्चतर एल्केन होते हैं, विषम संयुक्त एल्केन होते हैं, उनके गलनांक और क्वथनांक काफ़ी ज़्यादा होता है। उसका कारण होता है अधिक सम्मितीय ज्यामिति, है ना। छोटी स्ट्रक्चर जितनी बड़ी चेन होगी, है ना, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हमेशा ज़्यादा होता है। एक ये देख लो CH3 CH3 और अगेन ये चला दो CH3 CH2 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 CH3। ब्रांच जितनी लंबी होगी उसका मेल्टिंग पॉइंट भी उतना ही ज़्यादा होता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट भी उतना ही ज़्यादा होता है। और ब्रांचिंग जितनी ज़्यादा होगी तो सिस्टम थोड़ा कम वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। अशाखित एल्केन को AlCl3 के साथ गर्म करने पर कौन सी अभिक्रिया होती है? अशाखित एल्केन है, कोई भी एल्केन है, लाइक है CH3 CH3 और इसको गर्म करते हो AlCl3 की प्रेजेंस में, और जब गर्म करनी हो तो कौन सी रिएक्शन होती है, अभिक्रिया होती है? भंजक होगा, एरोमेटीकरण होगा, दहन होगा या समावयवीकरण होगा? तो ये रिएक्शन होती है आइसोमेरिज्मी, है ना। समावयवीकरण प्रोसेस के अंदर ऐसा होता है। अशाखित एल्केन को जब AlCl3 की प्रेजेंस में गर्म करते हैं तो रिएक्शन ये समावयवीकरण आइसोमेरिज में शो करती है। एल्कीन के उत्प्रेरकीय हाइड्रोजनीकरण से एल्केन बनाने की विधि, मीन ये कह रहा है कि एल्कीन है CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसकी रिएक्शन करवा दो हाइड्रोजन की प्रेजेंस में, और कैटलिस्ट प्लेटिनम या पैलेडियम या निकिल, इनकी प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, तो बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा वो हमेशा एल्केन सीरीज का होगा। तो ये रिएक्शन क्या होती है? क्लीमेंसन रिएक्शन, कोल्बी रिएक्शन, साबाटिया सैंडरसन रिएक्शन या वुड्स रिएक्शन। अच्छे से देखोगे 11th के अंदर हाइड्रोकार्बन में दे रखा है, साबातिया सैंडरसन रिएक्शन होती है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है टोनेरिया लार्वा किस संघ से संबंधित है? एकाइनोडर्मिटा, मोलस्का, हेमिकोर्डिटा या पीसीज? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 3rd नंबर, ये हमेशा हेमिकोर्डिटा से संबंधित है। निम्न में से भ्रूणपोषी बीज कौन सा होता है? चना, मटर, सेमी या अरंड? आप अरंड को देखोगे तो भ्रूण भी वही है, भ्रूणपोष भी वही है, तो भ्रूणपोषी सीड इसमें अरंड को शामिल किया जाता है। एक बीज पत्तियों की क्या विशेषताएं होती है? खंभ उत्तक और स्पंजी उत्तक के बीच में विभेद नहीं कर सकते, या हमेशा खुले रंध्र पाई जाती है, या आवर्धक त्वक कोशिकाओं का अभाव होता है, या फ्लोएम अपाक्ष सतह की तरफ ज़्यादा पाई जाती है। तो एक बीज पत्री होती है यानी आइसोबाइलेटरल, और इस प्रकार की पत्ती के अंदर खंभ उत्तक और स्पंजी उत्तक के बीच में आप विभेद नहीं कर सकते। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। फोटो सिस्टम सेकंड, फोटोन सिस्टम सेकंड किससे संबंधित है? जल विखंडन, ऊर्जा का विमोचन, CO2 के अपचयन या जल के निर्माण? तो फोटो सिस्टम सेकंड हमेशा वाटर कैटालिसिस, जल अपघटन से संबंधित होता है। ऑक्सीश्वसन में ग्लूकोज का एक अणु कितने ATP के शुद्ध अणुओं की प्राप्ति देता है? 30, 32, 34, 36? ये तो आपने बहुत बार पढ़ा होगा अगर साइंस बैकग्राउंड में अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हो। तो जब भी एरोबिक रेस्पिरेशन होता है तो उस एरोबिक रेस्पिरेशन में 36 ATP बनती है, और 2 ATP का लाभ होता है ग्लाइकोलिसिस में, तो इस प्रकार 38 ATP बनती है। अंगूर की डंठल की लंबाई बढ़ाने हेतु और सेब जैसे फलों को लंबा बनाने के लिए, मोटा बनाने के लिए कौन सा वृद्धि नियामक काम में लिया जाता है? साइटोकिनिन्स, जिब्रेलिन्स या जिब्रेलिन के साथ में एथिलीन या एब्सिसिक अम्ल? तो ये जितना भी प्रोसेस होता है फलों की और डंठल की लंबाई मोटाई बढ़ाने के लिए, तो यहाँ पे जिब्रेलिन काम करता है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो रहा है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि पूछी जाए तो सीधा यकृत को क्लिक करोगे। यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। अग्नाशय, लार ग्रंथि, पाइलोरी ग्रंथि? पाइलोरी ग्रंथि को ध्यान रखना, ये पाई जाती है मानव शरीर के अंदर आमाशय में, आमाशय में प्रेजेंस होती है। लार ग्रंथि अपने शरीर में एक तो छोड़ती है एमाइलेज, और एमाइलेज के साथ में टाइलिन, ये छोड़ती है। अग्नाशय मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, पहली सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत को शामिल करते हैं। कैमिलो गोल्जी ने गोल्जी काई को सर्वप्रथम देखा था? रुधिर कोशिकाओं में, पेशी कोशिकाओं में,
अधिचर्म कोशिकाओं में या तंत्रिका कोशिकाओं में, तो इस गोल्जी काय को सबसे पहले तंत्रिका कोशिकाओं में देखा था। तंत्रिका कोशिका गोल्जी काय में याद रखोगे, ये गोल्जी काय हमेशा शरीर में प्रोटीन बनाता है, प्रोटीन के साथ में हॉर्मोन्स बनाता है। प्रोटीन, हॉर्मोन्स, मानव शरीर के अंदर ना जितना भी सिक्रेशन का वर्क होता है, सिक्रेशन, जितना भी पदार्थों का श्रावण होता है, शरीर में से पदार्थों को श्रावित किया जाता है, तो वो काम हमेशा इस तंत्रिका कोशिका द्वारा होता है। G1 प्रावस्था में किसका संश्लेषण होता है, किसका सिंथेसिस होता है? डीएनए और हिस्टोन का, आरएनए और प्रोटीन का, आरएनए और डीएनए का, डीएनए, आरएनए और प्रोटीन का। कोशिका चक्र की बात हो रही है, और इस कोशिका चक्र के अंदर एक होती है एम अवस्था और दूसरी पूरी होती है अंतरावस्था या इंटरफेज कहते हैं। इंटरफेज में भी G1, S, G2 और M अवस्था चलती है। ये जो G1 अवस्था चलती है, इसके अंदर हमेशा आरएनए और प्रोटीन का संश्लेषण होता है, सिंथेसिस का वर्क चलता है। पौधों की वृद्धि के लिए ह्यूमस आवश्यक है। कारण क्या है? ये आंशिक अपघटित होती है या पत्तियों से व्युत्पन्न होती है, या इसमें पोषक तत्वों की अधिकता और जल धारण करने की क्षमता भी अधिक होती है, या यह मृत कार्बनिक पदार्थों की बनी होती है ना। पौधों की वृद्धि के लिए ह्यूमस बहुत ही आवश्यक होते हैं। इसका कारण क्या है? इसमें पोषक तत्वों की अधिकता होती है और जल धारण करने की क्षमता भी अधिक होती है, इसलिए ह्यूमस काम में लेते हैं। खाद्य श्रृंखला में जीवित पदार्थों की कुल मात्रा को किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? जैव भार के पिरामिड से, ऊर्जा के पिरामिड से, पोषण संख्या के पिरामिड से, या पोषक स्तर से। तो जितनी भी टोटल ऊर्जा होती है उसको जैव भार के पिरामिड से, है ना, जैव भार, या इसको बायोमास पिरामिड कहते हैं। तो बायोमास से इसको शो करते हैं। और ऊर्जा के पिरामिड देखना, ये सदैव सीधे बनते हैं, है ना। पारितंत्र के अंदर ये सदैव सीधा बनता है, और सदैव सीधे के साथ में एक पोषण स्तर से अगले पोषण स्तर में केवल 10% ऊर्जा ट्रांसफर होती है। रेड डाटा बुक, इसमें हमेशा विलुप्त प्रजातियों का संग्रहण किया जाता है, और इसका जो प्रकाशन है वो IUCN संभालित हो रहा है। बाकी IUCN NR नहीं होगा, द बॉम्बे नेचुरल सोसाइटी या WPSI। तो रेड डाटा बुक का प्रकाशन और इसका रखरखाव IUCN के द्वारा। नदी जल की BOD के संबंध में कौन सा सही कथन है? BOD यानी कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, या इसको हिंदी में नाम देती है जैविक ऑक्सीजन, जैविक ऑक्सीजन मांग। और ये जैविक ऑक्सीजन मांग या बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, तो इसके जल के अंदर साल्मोनेला के माप का पता चलता है, या यह तब बढ़ जाती है जब नदी के जल में जल और मल मिल जाता है, या यह तब एक समान बनी रहती है जब एल्गेंस ब्लूम यानी कि शैवाल प्रस्फुटन होता है, या जल के अंदर की ऑक्सीजन सांद्रता का इससे कोई संबंध नहीं है। संबंध तो है भाई, लेकिन सही कौन सा है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। जब ये तब तक एक समान बनी रहती है जब तक कि एल्गिन ब्लूम या फिर शैवालों का प्रस्फुटन होता है। CFC फ्रीज में भर लेते और अनुमोदित नहीं किए जाते हैं, क्योंकि फ्रीजों में उपयोग हेतु CFC का कभी भी अनुमान नहीं होता है, क्योंकि ताप बढ़ाते, ओजोन को कम करते, पर्यावरण को प्रदूषित करते, या मानव त्वचा को, शरीर को प्रभावित करते हैं। तो ये हमेशा ओजोन को प्रभावित करते हैं CFC। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियज काटता है DNA के दोनों रज्जुकों को, बिल्कुल सही बात है ना। ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियज DNA को बाहरी भागों से काटने का काम करता है। एंडोन्यूक्लियज, एक्सोन्यूक्लियज एक DNA रज्जु को विशिष्ट स्थलों से काटता है, या DNA के दोनों रज्जुकों को किसी भी स्थल पर काटता है, या एकल रज्जु की RNA को काटता है। तो ये हमेशा DNA के दोनों रज्जुकों को काटता है। BT टॉक्सिन्स पे बात हो रही है। BT टॉक्सिन्स क्या है? अंतःकोशिकीय लिपिड है, या अंतःकोशिकीय क्रिस्टलीय लिपिड है, या बाह्य कोशिकीय क्रिस्टलीय लिपिड है, या लिपिड है। तो BT टॉक्सिन ये बाह्य कोशिकीय क्रिस्टलीय प्रोटीन है। जब एक सत्य प्रजनन यानी कि ट्रू फर्टिलाइजेशन भी हो रहा है, तो सत्य प्रजनन करने वाला मटर का पौधा जिसके बीज पीले हैं और परागण हरे बीज वाले पौधे से करवाते हैं, तो F1 पीढ़ी में पीले बीज वाले बीज पौधे प्राप्त होते हैं। तो इस पीले के लिए युग्म विकल्पी क्या होगा? विषम युग्मजी, प्रभावी, अप्रभावी या घातक। तो पहली पीढ़ी में जो पैदा होते हैं उनको हमेशा प्रभावी लक्षण कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा।
लीजिए, मेंडल के नियमानुसार कौन सा प्रभावी लक्षण है? कुछ तो आप भी आंसर करो ना, फटाफट क्लासों को देखे जा रहे हो। मेंडल के अनुसार निम्न में से कौन सा प्रभावी लक्षण है? बौना पौधा, ये तो प्रभावी है भी नहीं। पीला फल, ये भी नहीं है। शीर्षस्थ फल, ये भी नहीं है। झुर्रीदार बीज, अगेन नहीं है। सफ़ेद बीज आवरण, पीला पेरिकॉर्प, हरा फल, गोल बीज, ये सही हो जाएगा। गोल बीज इसमें शामिल होते हैं, झुर्रीदार हो नहीं सकते, बौना हो नहीं सकता। पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का प्रोटीन संश्लेषण में प्रारंभिक उत्प्रेरण किस पदार्थ द्वारा होता है? मिथियोनिन, ल्यूसीन, लाइसिन और ग्लाइसिन। तो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का प्रोटीन संश्लेषण में सबसे पहले जो कैटालिसिस होता है वो मिथियोनिन द्वारा होता है। प्रोटीन संश्लेषण का सेंट्रल डोग्मा सिद्धांत क्या है? डीएनए ट्रांसलेशन होगा, एमआरएनए बनेगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा, प्रोटीन बनेगा। नहीं, ट्रांसक्रिप्शन बाद में होता है, क्या पहले होता है, इसको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। डीएनए, ट्रांसक्रिप्शन, एमआरएनए, ट्रांसलेशन, प्रोटीन, बिल्कुल एकदम सही सीक्वेंस चला है। आरएनए रेप्लिकेशन हो ही नहीं सकता। डीएनए, ट्रांसक्रिप्शन, एमआरएनए, ट्रांसलेशन और फिर प्रोटीन, है ना। ये भी देखो तो सही चल रहा है, और ट्रांसलेशन है, ट्रांसक्रिप्शन है, तो ये प्रोसेस भी सही चल रहा है ना। ट्रांसलेशन, एमआरएनए, ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए, तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 को आप सही कर लो, है ना। एक को तो मानो गई। अगला क्वेश्चन है कि आर्कियोप्टेरिक्स रेप्टाइल्स और पक्षियों के बीच में एक संयोगी कड़ी है या संयोजी कड़ी है? आप जानते हो अच्छे से, इस रेप्टाइल्स के लक्षण भी पाए जाते हैं और पक्षियों के भी लक्षण पाए जाते हैं। दोनों के बीच एक संयोजक कड़ी का काम करता है। तो लिखा हुआ है फर्स्ट, इसमें रेप्टाइल्स और पक्षियों के लक्षण पाए जाते हैं, सही बात है। इसमें रेप्टाइल्स और स्तनधारी नहीं हो सकता, एक रेप्टाइल एक पक्षी नहीं था। कशेरुकी और अकशेरुकियों के लक्षण विद्यमान थे, तो इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में प्रोटीन की सेना किसे कहा जाता है? बीटा लसीकाणु, टी मारक कोशिका, टी निरोधी कोशिका या टी सहायक कोशिका? तो शरीर में प्रोटीनों की सेना बी लसीकाणु को कहा जाता है। किसको कहते हैं? बी लसीकाणु को कहा जाता है। यस, सही कथन को चुनने की कोशिश कीजिए। जब अपराधियों को शमन कारक औषधियाँ दी जाती है तो वो सही बोलने लग जाते हैं, या ऐसे व्यक्ति जिनकी शल्य चिकित्सा की गई हो उन्हें दर्द निवारक के रूप में मॉर्फिन दी जाती है ना। सही। तंबाकू चबाने से रक्तदाब और हृदय दर कम हो जाती है। शल्य चिकित्सा के उपरांत रोगी को कोकून दिया जाता है, जिससे ये रिकवरी कर लेता है, स्वास्थ्य की रिकवरी कर लेता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। क्या कह रहा है कि शल्य चिकित्सा की गई हो तो उसे दर्द निवारक के रूप में मॉर्फिन दी जाती है। बिल्कुल एकदम शानदार ऑप्शन दे रखा है। दौड़ने पर श्वसन दर बढ़ जाती है क्योंकि रक्त में लैक्टिक अम्ल की सांद्रता कम होती है। नहीं, कम तो हो ही नहीं सकती भाई साहब। CO2 की सांद्रता अधिक होती है ना। CO2 की सांद्रता अधिक होती है, बिल्कुल सही है। CO2 की सांद्रता कम होती है, गलत हो जाएगा। CO2 और लैक्टिक अम्ल की सांद्रता कम होती है, कम नहीं होती भाई साहब। लैक्टिक अम्ल तो दबा के बढ़ता है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। कहाँ जा रहे हैं ऑप्शन? यस। जीव विज्ञान के अनुसार कौन सा विवाह का जोड़ा गलत होगा? तो गलत में देखना, जब भी अपन RH पे बात करते हैं तो RH में भाई साहब पुरुष हो पॉजिटिव और महिला हो नेगेटिव, तो ये मामला जमता ही नहीं है ना। पुरुष पॉजिटिव महिला नेगेटिव, ऑप्शन फर्स्ट पुरुष पॉजिटिव। और देखो इसमें दे रखा है पुरुष नेगेटिव और महिला पॉजिटिव, तो ये चल जाएगा। दोनों पॉजिटिव चल जाएगा, दोनों नेगेटिव तो भी चल जाएगा, लेकिन पुरुष पॉजिटिव महिला नेगेटिव तब ये मामला हरगिज नहीं चलने वाला। वृक्क नलिका में ग्लूकोज का अवशोषण करने वाला भाग कौन सा है? समीपस्थ कुंडलित नलिका, बोमेन संपुट, दूरस्थ कुंडलित नलिका, और दूरस्थ के साथ में अगला दे रखा है दूरस्थ कुंडलित नलिका के बाद में हैनले का लूप। कौन सा सही हो जाएगा? तो समीपस्थ कुंडलित नलिका, जो ग्लूकोज के अवशोषण को बढ़ा देता है। पेशियों में अनोक्सी संकुचन किसके संचयन के कारण पीड़ादायक होता है? कैल्शियम आयन, मायोसिन, लैक्टिक अम्ल और क्रिएटिन। शरीर के अंदर जब मांसपेशियों में संकुचन होता है तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा लैक्टिक एसिड प्रॉब्लम क्रिएट करता है। पेशियों में अनोक्सी श्वसन। पैराथायरॉयड हार्मोन निम्न में से कौन से तत्व में नियमन का कार्य करता है? सोडियम और पोटेशियम, कैल्शियम और फॉस्फोरस, ग्लूकोज और मैग्नीशियम और सोडियम।
तो शरीर में जो पैराथायरॉयड हार्मोन है ये कैल्शियम और फास्फोरस में रक्त का वृषण की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाइयों के नाम। देखिए बात हो रही है वृषण के ऊपर। वृक नलिका, शुक्र जनन नलिका, एपिडाइडिमिस या मुलेरियन नलिका। ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। वृषण की संरचनात्मक और क्रियात्मक नलिका। और इसी वृषण से हार्मोन छोड़ा जाता है टेस्टोस्टेरोन। और टेस्टोस्टेरोन छोड़ने वाली जो सेल्स होती है उसको इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी कि अंतराली कोशिकाएं कहते हैं। जिनसे हार्मोन छोड़ा जाता है उसको अंतराली कोशिका कहते हैं, अंतराली कोशिका। यस, अगला क्वेश्चन है, परिपक्व मनुष्य के वृषण में शुक्राणु निर्माण के लिए शुक्र जनन अवस्थाओं का सही क्रम क्या होगा? सबसे पहले स्पर्मेटोगोनिया बनता है, सही है। स्पर्मेटोसाइट बनती है, स्पर्मेटिक बनती है और शुक्राणु बनते हैं, ये तो सही हो जाएगा। स्पर्मेटिड पहले बनते हैं, खोटा हो जाएगा। स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटिड्स अगेन गलत हो गया। स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटोगोनिया गलत हो गया। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। यश, आर्तव चक्र यानी कि मेस्ट्रुएशन साइकिल है ना, लेडीज में जब चलता है तो उसमें कौन सी घटना सही सुमेलित है? अंडोत्सर्ग, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का चरम स्तर और प्रोजेस्टेरॉन के हार्मोन के श्रावण में तीव्र कमी आ जाती है, गलत हो जाएगा। पॉलीफरेशन अवस्था यानी कि प्रोलिफरेशन फेज, मायोमेट्रियम की 3 पुनरुद्भवन और ग्राफियन पुट्टिकाओं का परिपक्वन, कार्प्स ल्यूटियम का विकास, डेवलपमेंट ऑफ कार्प्स ल्यूटियम, श्रावी अवस्था और प्रोजेस्टेरॉन के श्रावण में वृद्धि, रजोधर्म यानी कि मेस्ट्रुएशन में मायोमेट्रियम का विघटन और अंड निषेचित नहीं होता है। ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पे सही हो जाएगा। सर दिख नहीं रहा है हमारे को, आप बीच में आ गए हो। कार्प्स ल्यूटियम का विकास होता है और उसके साथ में श्रावी अवस्था और प्रोजेस्टेरॉन के विकास में वृद्धि होती है। और इसी के साथ आज की क्लास को करते हैं यहीं पे फिनिश। बहुत अच्छे से आप लोगों ने इसकी क्लास को देखा और आज की क्लास में बहुत आपने एंजॉय किया। फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थोड़ा सा निवेदन कि क्लासों को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और थोड़ा सा सपोर्ट देने की कोशिश करें। ओके, तो थोड़ा सा शेयर जरूर करें और जितना हो सके दिल से। और आप कहाँ से लाइव देख रहे हो, इस सेशन का आनंद ले रहे हो, एक बार कमेंट सेक्शन के अंदर स्थान का नाम भेज दीजिए। थैंक यू, बाय।